सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीपीएससी मेंस के सीरीज में आज मैं आधुनिक भारत के तहत चंपारण सत्याग्रह पढ़ाऊंगा। चंपारण सत्याग्रह बिहार के आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा है। चंपारण सत्याग्रह केवल बिहार के इतिहास में नहीं अपितु समस्त भारत के इतिहास में, कृषि आंदोलनों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा है, जिसने कुछ नए आयाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ही जोड़ा है। केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ही नहीं अपितु कृषि संघर्ष में, कृषि आंदोलनों में और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कुछ नवीन रणनीतियों, कुछ नवीन विचारधाराओं, कुछ नवीन हथियारों को भी चंपारण सत्याग्रह ने जोड़ा है। चंपारण सत्याग्रह ने केवल नवीन हथियारों, नवीन योजनाओं, नवीन रणनीतियों को ही नहीं जोड़ा है अपितु भारत में एक राष्ट्रीय नेता के मार्ग को भी प्रशस्त किया है। भारत में एक राष्ट्रीय नेता का उदय हुआ जिसने स्वतंत्रता संघर्ष का मार्ग प्रशस्त किया और स्वतंत्रता संघर्ष को आजादी तक ले गए। और वह नेता कोई और नहीं थे बल्कि गांधी जी थे। चंपारण सत्याग्रह ने भारत के इतिहास में कुछ ऐसे हथियारों का भी उदय किया, कुछ ऐसे नवीन स्वतंत्रता संघर्ष के रणनीतियों का भी आविष्कार किया जो आने वाले स्वतंत्रता संग्राम में भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाला भी था। तो आइए हम लोग चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं। चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ कैसे हुआ, इसका कारण क्या था, इसको शुरू करने के पीछे उद्देश्य क्या था, भारत के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह का कार्यक्रम कैसे चला और चंपारण सत्याग्रह का भारत के या बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था, बिहार के कृषि आंदोलनों में क्या योगदान था, उसका महत्व क्या था, उसका समीक्षा क्या था, हम लोग एक एक करके देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह असल में नील का कृषि करने वाले किसानों की दयनीय दशा को देखकर प्रारंभ किया गया था। चंपारण में नील की खेती की जाती थी और इस नील के खेती के तहत कुछ आश्चर्यजनक प्रथाएं भी विद्यमान थी। उसी में एक प्रथा था तीन कठिया पद्धति। तीन कठिया पद्धति के तहत किसी भी किसान को 20 कट्ठे में 3 कट्ठा यानी 3/20 भाग, अपने खेत का लगभग 3/20 भाग यानी 15% भाग पर उनको जबरदस्ती नील की खेती करनी थी। और यह नील की खेती जबरदस्ती करवाते थे नीलहे साहब। नीलहे साहब माने अंग्रेज बागान मालिक, यानी नील की खेती कराने वाले अंग्रेज बागान मालिक जो हैं वो चंपारण के किसानों से उनके जमीन के 15% भूभाग पर या 3/20 भाग पर जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। केवल नील की खेती करवाना ही बुराई नहीं थी अपितु यह नील की खेती जबरदस्ती कराई जाती थी। अगर वो करने के लिए तैयार नहीं थे तो उनको मारा जाता था, जबरदस्ती उनके ऊपर कुछ ऐसा कर लगान लगा दिया जाता ताकि वो मजबूर हो जाएं। केवल यही समस्या नहीं थी कि जबरदस्ती करवाया जाता था, बल्कि नील का जो उपज होता था वो बाजार दाम से बहुत कम दाम पर उन नीलहे साहबों यानी बागान मालिकों को, नील के बागान मालिकों को बेचना पड़ता था कम दाम पर, बाजार से कम दाम पर। और यही नहीं, चूंकि बार बार नील की खेती करने से उन किसानों का जमीन बंजर हो रहा था जिसके लिए उनको मुआवजा नहीं दिया जाता था। जबरदस्ती इन किसानों से बेगारी प्रथा करवाई जाती थी। इसका मतलब यह कह सकते हैं कि नील की खेती ने चंपारण के किसानों की स्थिति दयनीय बना दी थी। असंतोष से पूरा चंपारण भरा हुआ था। इसके लिए किसी ऐसे नेता की आवश्यकता थी
जो चंपारण के किसानों के समस्या को उठा सके और उसको दूर कर सके। उस समय भारत के किसी भी राष्ट्रीय नेता का ध्यान कृषि समस्याओं की ओर नहीं गया था। समय समय पर कांग्रेस के ऊपर भी यह इल्जाम लगता था कि कांग्रेस को किसानों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस बल्कि जमींदारों के समर्थक एक संस्था रही है। इसलिए ऐसे किसी आंदोलन की आवश्यकता थी जो केवल चंपारण की समस्या ही नहीं बल्कि चंपारण की समस्या को बड़े स्तर पर उठा सके, और वास्तव में इसके लिए किसी राष्ट्रीय नेता की आवश्यकता थी। कहा जाता है 1916 में चंपारण के एक साहूकार या चंपारण के किसानों के एक नेता राजकुमार शुक्ला 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में लखनऊ पहुंचे और कहा जाता है वो गांधी जी से मिले। अभी गांधी जी भारत में एक नवोदित नेता थे। 1915 में अब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने यह कहा था कि आप अभी पूरा भारत घूमिए, किसी आंदोलन में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं गांधी जी को अपने आंदोलन को शुरू करने का एक माध्यम जरूरी था और वह माध्यम था चंपारण। बहुत कम लोग ये जानते हैं, किताबों में लगभग हर जगह यह लिखा हुआ है कि राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलने गए थे और उन्होंने चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को तैयार किया। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि राजकुमार शुक्ला असल में उस समय भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से मिलने गए थे। लोगों ने कहा कि भाई तिलक जी की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, आप इस समय दक्षिण अफ्रीका से विजयी होकर लौटे, गांधी जी से मिलिए, हो सकता वो आपकी कुछ मदद करे। इसलिए लोगों ने गांधी जी से मिलवा दिया और राजकुमार शुक्ला ने, ब्रजकिशोर प्रसाद भी थे, राजकुमार शुक्ला ने चंपारण के किसानों की समस्याओं को गांधी जी को बताया। गांधी जी को ऐसा लगा, गांधी जी ने कहा भाई मैं पूरी समस्या को समझ लूंगा तब मैं जरूर इसमें आपके साथ दूंगा। गांधी जी राजकुमार शुक्ला के निमंत्रण को स्वीकार कर लिए और 1917 में गांधी जी सबसे पहले मुजफ्फरपुर पहुंचे। मुजफ्फरपुर में वो प्लांटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विल्सन से मिले। विल्सन ने उनका सहयोग करने से मना कर दिया। इसके बाद वो तिरहुत प्रखंड के कमिश्नर से मिले। उन्होंने भी, तिरहुत प्रखंड के कमिश्नर ने भी गांधी जी का सहयोग करने से मना कर दिया। इसके बाद गांधी जी चंपारण पहुंचे। चंपारण में गांधी जी जैसे ही पहुंचे, वहां के जिला प्रशासन ने गांधी जी के आने पर रोक लगा दिया और यह भी कहा गया कि अगर गांधी जी आए और गांधी जी यहां उतरे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और हुआ भी यही, गांधी जी जैसे उतरे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया। गांधी जी ने कहा आप कितना भी रोके मैं रुकूंगा नहीं और मुकदमे में मैं आपका कोई सहयोग भी नहीं करूंगा। आश्चर्य की बात यह थी कि गांधी जी कुछ ऐसी रणनीतियों का प्रयोग कर रहे थे जिसका जवाब अंग्रेजों के पास था ही नहीं। सरकार के गलत आदेशों का विनम्रता के साथ, ध्यान से सुनिएगा, सरकार के गलत आदेशों का विनम्रता के साथ अवहेलना तथा उसका अहिंसात्मक प्रतिरोध, सरकार के गलत आदेशों का विनम्रता के साथ अवहेलना, विनम्रता के साथ अवहेलना तथा उसका अहिंसात्मक प्रतिरोध एक नई घटना थी। अंग्रेज सरकार समझ ही नहीं पा रही थी कि इसका कैसे जवाब दिया जाए, क्योंकि सामने वाला अगर कुछ करता है तो उसका विरोध किया जा सकता है,
सामने वाला विनम्र होकर वो प्रतिरोध कर रहा है, इसका क्या जवाब हो सकता है? वास्तव में गांधी जी के सत्याग्रह के इस प्रथम प्रयोग ने, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने सबसे पहली बार भारत में सत्याग्रह नामक अस्त्र का प्रयोग किया था, और इस सत्याग्रह के प्रयोग ने ब्रिटिश सरकार को मजबूर कर दिया कि वो इसका जवाब क्या दें। कोई जवाब उन्हें नहीं सूझ रहा था। मुकदमा के बावजूद भी गांधी जी प्रतिरोध के लिए तैयार थे और अंग्रेजों की किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। मजबूर होकर ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और वहां के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर अल्बर्ट गेट ने गांधी जी के सामने झुके। यह पहली घटना थी इतिहास में कि ब्रिटिश सरकार किसी स्थानीय भारतीय मामलों के संदर्भ में किसी नेता के समक्ष झुक रही है। और अल्बर्ट गेट ने एक चंपारण एग्रेरियन कमेटी, चंपारण कृषि समिति बनाया, ठीक है ना, FG स्लाई की अध्यक्षता में। और उस चंपारण एग्रेरियन कमेटी के एक सदस्य गांधी जी बने। गांधी जी ने शर्त भी रखा कि मैं अपने सहयोगियों से बात करूंगा और मैं अपने सहयोगियों से तो बात करूंगा, उनके साथ घूमूंगा, समस्याएं भी किसानों की सुनूंगा, उनके समस्याओं को नोट करके उनके पक्ष में ही मैं आपके साथ रहूंगा, उनके विरोध में आपके साथ नहीं रहूंगा। हुआ भी यही। गांधी जी अपने सारे समर्थकों, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे ब्रजकिशोर प्रसाद हो, चाहे नारायण सिंह हो, चाहे JB कृपलानी हो, निकलते, उनकी समस्याएं सुनते और समिति के समक्ष रिपोर्ट भी रखते। ये पहले भी वो कर चुके थे, गिरफ्तारी के पहले, बाद भी यही कर रहे थे। और सब मिलाकर जब रिपोर्ट आया तो भारत के इतिहास में चंपारण एग्रेरियन कमेटी का जो रिपोर्ट और सुझाव आया, पहली बार किसी भारतीय समीक्षा के पक्ष में था। गांधी जी के लिए बड़ा विजय था। हालांकि गांधी जी की आलोचना होती है कि जितना गांधी जी को मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया जितना, लेकिन ब्रिटिश सरकार को किसी भारतीय समस्या के संदर्भ में झुका देना बहुत बड़ी बात थी। और वो भी तब जब किसी शक्ति का प्रयोग न किया गया हो, वो भी तब जब किसी हिंसा का प्रयोग न किया गया, वो भी तब जब कोई बल का प्रयोग नहीं किया गया हो, वो भी तब जब किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया गया। केवल एक अस्त्र का प्रयोग किया गया, वो था सत्याग्रह। और अपने इस सत्याग्रह नामक अस्त्र के सहयोग में गांधी जी ने चंपारण के किसानों से लगान देने से मना कर दिया, नील की खेती करने से मना कर दिया। अंत में ब्रिटिश सरकार को झुकना ही पड़ा और चंपारण एग्रेरियन कमेटी के तहत जो रिपोर्ट आया उसमें सब कुछ बदल गया। आपको जान के आश्चर्य होगा, तिनकटिया पद्धति को उस रिपोर्ट में समाप्त कर दिया गया, यानी तिनकटिया प्रथा समाप्त हो गई। इसके अलावा जो लगान वसूला गया था जबरदस्ती, उसका 1/4 वापस करना था। यह बहुत बड़ी बात थी। भले 1/4 वापस करना था, लेकिन वापस करना था। पहली बार नीलहे साहब अपने जेब को खाली करके वापस धन दे रहे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत के कृषि संघर्ष में यह पहली घटना थी जब ब्रिटिश सरकार किसी पद्धति के समक्ष, किसी भारतीय समस्या के समक्ष, किसी स्थानीय समस्या के समक्ष पूर्ण रूप से झुक रही। नील की खेती, तिनकटिया पद्धति समाप्त की कर दी गई, नील की खेती समाप्त कर दी गई। जो वसूला गया था लगान 1/4 जो है वो वापस होने के लिए वापस करने के लिए सरकार तैयार हो गई। इस प्रकार से चंपारण सत्याग्रह आंशिक रूप से सफल जरूर रहा। इसकी आलोचना भी की जाती है कि गांधी जी क्यों नहीं पूरा लगान वापस करवा पाए, लेकिन यहां एक सोचने वाली बात यह है, दुनिया के 1/4 भूभाग पर काबिज ब्रिटिश साम्राज्य, जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था,
पूरब में अगर सूरज उगता था तो पूरब में भी उनका साम्राज्य था, पश्चिम में भी उनका सूरज उगता था तो पश्चिम में भी उनका साम्राज्य था। ऐसे दुनिया के सर्वोच्च साम्राज्यवादी सत्ता को एक स्थानीय चंपारण के मामले में झुका देना अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना थी जिसमें गांधी जी सफल हुए। प्रश्न तो यह उठता है कि एग्जाम में यह नहीं पूछता कि चंपारण सत्याग्रह की योजना या क्रियान्वयन या विकास पर वर्णन करिए, पूछता है चंपारण सत्याग्रह का भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में या भारत के किसान आंदोलनों में योगदान क्या था या इसका महत्व क्या था। अब तो पूरा प्रश्न ही उलट गया। पूछ रहा है चंपारण सत्याग्रह का भारत के इतिहास में महत्व क्या था, भारत के इतिहास में योगदान क्या था, बिहार के स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान क्या था। समीक्षा कीजिए, मूल्यांकन करिए, विश्लेषण करिए, परीक्षा करिए। अब प्रश्न तो ये उठ रहा कि लड़का तो कहानी लिख कर पढ़ कर गया है, जो विद्यार्थी है वो तो पूरा चंपारण सत्याग्रह का विकास पढ़ गया है जैसे मैंने बताया आपको। लेकिन वहां तो पूछ रहा कि चंपारण सत्याग्रह का बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान क्या था, क्या इसका योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी कुछ था। अब लड़का तो अब तो जो स्टूडेंट्स हैं वो तो रटे रटाए उत्तर अपने पास रखे रहते हैं, चाहे वो साल पेपर पढ़े हो चाहे कहीं से पढ़े हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैंने आपको बताया कि मेरा लेक्चर किसी गिने गिनाए या परंपरागत धर्रे पे नहीं होगा। मैं कुछ भी बताऊंगा, मेरा उद्देश्य यही है कि आपके समक्ष कुछ जरूर ऐसी बातें रखी जाएं जो आपके लिए बड़े स्तर पर सही होगी। और इसी के तहत मैं ये बताना चाहता हूं कि हमें ऐसे प्रश्नों में बहुत सावधान होना पड़ेगा। ऐसे प्रश्नों को हम केवल रटे रटाए उत्तर की तरह नहीं लिख सकते हैं। हम पढ़ के जा रहे हैं चंपारण सत्याग्रह की पूरी योजना, रणनीति और कार्यक्रम। पूछ रहा चंपारण सत्याग्रह का योगदान क्या था, चंपारण सत्याग्रह का महत्व क्या था, तो निश्चित ही प्रश्न का उत्तर वो नहीं होगा जो हम पढ़कर जा रहे हैं। हमें ऐसे प्रश्नों के उत्तर में कहीं ना कहीं अपने रणनीति को बदलकर सटीक उत्तर लिखना होगा। याद रखिएगा, सिविल सेवा की परीक्षा में तूफानों के हिचकोले से जब नाव डगमगाता है, संघर्षों के तूफान में जब नाव डगमगाता है तो मस्तूल को थामने से ही नाव को सही दिशा मिलती है और नाव किनारा छू कर ही रहता है। याद रखिए प्यारे विद्यार्थियों, एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर जब उत्तर लिख रहे हों या जब समक्ष आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति पैदा हो गई हो तो नर्वस सिस्टम पर नियंत्रण रखने से ही आप अपने आप को संभाल पाएंगे और आप अपने उत्तर को पूर्ण रूप से लिख पाएंगे और उस सफलता को प्राप्त कर पाएंगे जिसे आप सपने में देखते हैं। याद रखिए प्यारे विद्यार्थियों कि आपके संघर्ष में, आपके सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में संघर्ष के जो तूफान आएंगे, उस संघर्ष के तूफान में आपको मस्तूल थामना पड़ेगा और उस मस्तूल को जब आप पूर्ण रूप से सशक्त होकर थामेंगे तभी आपके नाव को सही दिशा मिल जाएगी और किनारा छूकर ही मानेगा, यानी आपको सफलता मिलकर ही रहेगी। इसीलिए आप प्रश्न के उत्तर केवल रटे रटा ही मत लिखें, अपितु प्रश्न के संदर्भ में ही उत्तर लिखें जिस तरह से पूछा जा रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह का योगदान क्या था। भारत के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण योगदान था। कैसे? क्योंकि चंपारण सत्याग्रह से भारत को एक राष्ट्रीय नेता मिला, यानी गांधी जी मिले। पहली बात, पहला इसका महत्व है, पहला इसका योगदान है कि गांधी जी जैसा नेता मिला।
और ये कोई वैसे ऐसे वैसे नेता नहीं मिले, ये वही नेता थे जिसने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तीसरे चरण को नेतृत्व प्रदान किया और स्वतंत्रता दिलाने तक, यानी चंपारण सत्याग्रह के तहत भारत को एक ऐसा राष्ट्रीय नेता मिला गांधी जी के रूप में, जिसने स्वतंत्रता मिलने तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया और अंत में स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम चरण तक यानी स्वतंत्रता तक भारत के आंदोलन का नेतृत्व किया पहली बार। दूसरा, चंपारण सत्याग्रह में दूसरा जो सबसे बड़ा योगदान रहा कि अहिंसा जैसा मार्ग का प्रयोग किया गया। उस समय जब साम्राज्यवाद अपने चरम पर था, गांधी जी ने अहिंसा जैसा मार्ग का पर चलकर चंपारण सत्याग्रह में विजय प्राप्त की। यह दूसरा इसका योगदान था। तीसरा योगदान क्या था कि चंपारण सत्याग्रह में एक ऐसा हथियार मिला जिसका नाम था सत्याग्रह, और इसी सत्याग्रह नामक हथियार का प्रयोग करके गांधी जी ने, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे वह जो भी आगे जितने भी आंदोलन उन्होंने किए, इसी सत्याग्रह के अस्त्र का प्रयोग करके उन्होंने भारत के आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके अलावा यह तीसरा योगदान था। चौथा योगदान, पहली बार किसी स्थानीय कृषि समस्याओं में किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता का आगमन हुआ, यानी आप ऐसे कह सकते हैं किसी की स्थानीय समस्या का राष्ट्रीयकरण भी हुआ। पहली बार जो कभी कभी कांग्रेस पर यह इल्जाम भी लगता था कि किसानों के ओर से वो उदासीन थी, कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय नेता स्तर का नेता पहली बार आके चंपारण के किसानों के समस्याओं को उठा रहा है और उसका सफल समाधान करवा रहा है। ये चौथा योगदान था। यही नहीं, चंपारण कृषि में प्रयोग किए गए रणनीतियों को आगे चलकर, चाहे वो खेड़ा सत्याग्रह हो, चाहे वो बारदौली सत्याग्रह हो, चाहे आगे आने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, सभी में भी इसी रणनीतियों का प्रयोग किया गया और सफलता प्राप्त की गई। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि अब आप देखिए कि जब आप उत्तर लिख रहे हैं तो आप अपने उत्तर को जबरदस्ती कुछ ऐसे दिशाओं में भी ले जा सकते हैं जिससे एग्जामिनर को ये लग रहा है कि आप कोई साधारण विद्यार्थी नहीं है, आपके पास ज्ञान की एक गहन शक्ति है, यानी आपके पास ज्ञान की गहराई है और आप गहराई तक लेखन कर सकते हैं। एग्जामिनर को इसी बात का तो अनुभव कराना है आपको। देखिए, आपको मैं बताऊं कि अपने लेखन शैली से विद्यार्थी मजबूर कर सकता है एग्जामिनर को नंबर देने के लिए। आप ये जोड़ सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह बाद में भारत में होने वाले सभी किसान आंदोलनों का, चाहे वो खेड़ा सत्याग्रह हो, चाहे वो बारदौली सत्याग्रह हो, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, तमाम चाहे वो अवध के आंदोलन हो, तमाम आंदोलनों के लिए एक माइलस्टोन साबित हुआ, मील का पत्थर साबित हुआ और उसी की रणनीतियों पर चलकर सफलता पाया गया। आप जब इसको जोड़ेंगे, ये पता चल रहा है कि आप स्थानीय आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ रहे हैं। ये चौथा योगदान था। पांचवा योगदान, कुछ ऐसे नेता मिले जो आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ये यानी गांधी जी ने को राष्ट्रीय आंदोलन का, बिहार को इस चंपारण सत्याग्रह से एक हृदय स्थली बिहार बन गई राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की, क्योंकि वहां कुछ ऐसे नेता मिले, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे जीवी कृपलानी हो, चाहे ब्रज किशोर प्रसाद हो, चाहे नारायण सिंह हो। बड़े बड़े नेताओं का एक वहां समागम मिल गया जो आगे चलकर गांधी जी को स्वतंत्रता संघर्ष में उन्होंने बड़ा योगदान दिया गांधी जी के साथ। ये सारे योगदान है चंपारण सत्याग्रह का, भारत के इतिहास में होने वाला एक ऐसा कृषक आंदोलन जिसने अपने रणनीतियों,
अपने लक्ष्यों, अपने उद्देश्यों और अपने परिणामों से भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को, भारत के किसान आंदोलनों का उस समय के बाद मार्ग प्रशस्त करता रहा। और आज भी अगर किसान आंदोलन हो तो चंपारण सत्याग्रह को एक मील के पत्थर के रूप में प्रयोग किया जा सकता। आज मैंने आपको अपने इस लेक्चर के तहत चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताया और चंपारण सत्याग्रह का पूरी कथा आपके समक्ष रखी, कारण, उद्देश्य, फिर उसका कार्यक्रम और अंत में मैंने उसके योगदान को ही बता दिया। ठीक है, कभी भी एग्जाम में जब भी आप लिखें तो आप जरूर ऐसे लिखें और एग्जामिनर को उत्तर में सब कुछ समेट देने का प्रयत्न करें, कम शब्दों में ज्यादा लिखने का प्रयत्न करें, अर्थात गागर में सागर समेटने का समय आप कोशिश करें। गागर में सागर समेटने का जब आप कोशिश करेंगे तो आपके लेखन शैली की गहनता का अंदाजा एग्जामिनर को लगेगा, एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा आपको नंबर दे। एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।